देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में। हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी। सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। बता दें कि पिछले 3 दिनों से राज्य में लगातार कई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुदर्शन टीवी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है सीधे छत्तीसगढ़ से, जहां बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। शिवनाथ जोंकी नदी का जलस्तर जो है अब वो बढ़ चुका है। मानसून का खतरा लगातार यहां देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब मानसून प्रवेश कर चुका है। रायपुर, बलौदाबाजार समेत कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग का भी ये दावा है कि आगे बारिश यूं ही बरकरार रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है सीधे छत्तीसगढ़ से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। कई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण जनजीवन जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। शिवनाथ जोंकी नदी का जो जलस्तर है अब वो बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून का प्रवेश हो चुका है। बात हम रायपुर की करें, बलौदाबाजार की करें, ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई जिले हैं जो लगातार इस बारिश का सामना कर रहे हैं, इस बारिश के कारण प्रभावित हो रहे हैं। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी दावा किया गया है कि आने वाले कुछ दिन बारिश जो है वो यूं ही राज्य में बरकरार रहेंगे। अधिक जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अधिक जानकारी मौसम विभाग की तरफ से सामने आ रहा है? कब तक हालात जो है यूं ही बरकरार रहेंगे? छत्तीसगढ़ में बात हो रही थी तकरीबन 10 जून से 15 जून के आसपास के समय के साथ में यहाँ का जल स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। और ऐसे ही हालात जो है, इससे ज्यादा बाढ़ के हालात मैं आपको बता दूं, तकरीबन खारून नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, ऐसे नदियों में लगातार जो है बाढ़ के हालात भी बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से मानसून ने समय के साथ में छत्तीसगढ़ में दस्तक दी है, तो उसके साथ ही बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ के हालात लगातार बने हैं। अगर बारिश की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा, यहाँ पे लगातार जो है पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश होने से किसानों की चेहरे पर मुस्कान जरूर आ गई है, क्योंकि समय पर खेती का काम शुरू हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं मानसून जिस तरह से प्रवेश कर चुका है इस बढ़िया, उससे जनजीवन जो है खासा प्रभावित भी होता नजर आ रहा है। जी योगेश, ये जो नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है यहाँ पे तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी की बात करूं, चाहे महानदी की बात करें या फिर खारून या फिर योग नदी की, तो जब भी बारिश आती है या फिर मानसून प्रवेश करता है तो इस दौरान में कहीं न कहीं बाढ़ के हालात बनते हैं। और इसको देखते हुए लगातार जो जिला कलेक्टर्स हैं वो एक बार बैठकें लेते नजर आते हैं, और जो बाढ़ नियंत्रण समिति है वो लगातार जो है बैठकें भी लेती है। और लगातार लोगों को निर्देश जारी किया जाता है कि जो नदी किनारे बसने वाले लोग हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, वो जो है पूरी सावधानी के साथ ही रहे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चूंकि अगर बारिश इस तरह से बरकरार रही तो हो सकता है आने वाले दिनों में कई जगहों पे जो बांध का पानी है उसको छोड़ना पड़ जाए। और बांध के छोड़ने से कहीं न कहीं जो आसपास का गांव के नदी किनारे रहने वाले गांव हैं, ग्रामीण है, उनको जो है खासा असर दिखाई देता है। तो समय के साथ में यहाँ पे हो सकता है कि बहुत जल्द जो और जिले के कलेक्टर्स हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे हो सकता है बैठकों का दौर शुरू हो जाए। और बाढ़ नियंत्रण समिति जो है या बाढ़ नियंत्रण आपदा कोष जो है वो किस तरह से तैयारी कर रहा है और ग्राम पंचायतों से समन्वय बिठा करके किस तरह से आने वाले दिनों में प्लानिंग की जाएगी, हो सकता है इसका नजारा देखने को मिले। लेकिन कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पिछले 4 दिनों से जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है तो उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये बारिश अगर जारी रही तो निश्चित तौर पर कई नदियों में बाढ़ के हालात बनेंगे और बहुत सारे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पे इस बाढ़ का जो है खासा असर भी दिखाई दे सकता है। जी योगेश, वो कौन कौन से इलाके होंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं इस मानसून के कारण?
देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर प्रभाव की बात करें तो खास तौर पे शिवनाथ नदी जो है वो काफी उफान में रहती है। शिवनाथ नदी चूंकि हमने देखा कि बलौदाबाजार का जो लवन क्षेत्र है या जो राजनांदगांव का क्षेत्र है वहां पे जो है अक्सर बाढ़ की स्थिति बनती है। इसके साथ में जांजगीर चांपा क्षेत्र में हम देखते हैं कि जांजगीर चांपा क्षेत्र जो है ऐश्वर्या वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। हालांकि जो किसानों की बहुतायत संख्या है वो जांजगीर चांपा जिले में ही नजर आती है और जो खेती किसानी का काम होता है वो जांजगीर चांपा जिले में ही ज्यादा होता नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बाढ़ के हालात बनते हैं तो हमने देखा है कि चाहे हम जांजगीर चांपा की बात करें, चाहे बिलासपुर के कुछ कस्बाई इलाकों की बात करें या फिर बलौदाबाजार में अगर बात करूं कसडोल, कटगी, ये तमाम अमोदी, डेराडी ऐसे ग्राम हैं जहां पे लगातार जो है बाढ़ के हालात बनते हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, चाहे हम बस्तर की बात करें, बस्तर में भी लगातार हमने देखा है कि जगदलपुर का जो क्षेत्र है वहां पे कई तरह के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जो बलौदाबाजार से रायपुर को जाने वाली सड़क है वो भी बंद हो जाती है। तो ये माना जा रहा है, जिस तरह से मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में भी बारिश जो है इस तरह से बरकरार रहेगी और अगर इस तरह से बारिश बरकरार रहती है तो निश्चित तौर पे प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बनेंगे और हो सकता है बाढ़ के व्यवस्थाओं को देखते हुए जो जिला प्रशासन है, जो राज्य सरकार है, वो भी अपनी तरह से तैयारियां करता भी जो है हो सकता है नजर आ जाए। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। तो छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी मानसून प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण कई इलाके जो हैं, कई जिले जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर के रुख कर लेते हैं। यहाँ पे बता दें कि सीएम योगी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम को धन्यवाद दिया है, आदित्यनाथ की प्रशंसा की है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वृद्ध नागरिकों को लेकर बनाई योजना को पीएम ने यहां पे सराहा है। वहीं योगी सरकार वृद्धजनों के लिए एक नया एल्डर लाइन प्रोजेक्ट्स बनाई है, जिसके लिए पीएम मोदी ने उनकी प्रशंसा की है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिक जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजत, क्या कुछ अधिक अपडेट सामने आ रही है? देखिए श्रेया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी 17 मई को एल्डर हेल्पलाइन एक जो सेवा है वो शुरू की थी। 14567 ये इस पूरी हेल्पलाइन का नंबर था, जिसके बाद इस हेल्पलाइन नंबर पर बहुत भारी तादाद में फोन आना शुरू हुए थे। एक औसत निकाला गया जिसके आधार पर प्रतिदिन 300 से 400 फोन लगातार इस हेल्पलाइन नंबर पे आ रहे थे। इस हेल्पलाइन नंबर पर लोग फोन करके, जो बुजुर्ग है विशेष तौर पर, ये विभिन्न प्रकार की जो मदद है वो सरकार से मांग रहे थे। तो इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि बुजुर्गों के लिए जिस तरीके की हेल्पलाइन योगी सरकार ने शुरू करी है ये अभिनव प्रयोग है। और कोविड में विशेष तौर पर जिस तरीके से बहुत से बुजुर्ग अलग हो गए हैं, उनके लगातार उनको समस्याएं सामने आ रही है, ऐसे में सरकार अगर उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है और उनको मदद मुहैया कराती है तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है। और इसकी तारीफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका धन्यवाद भी दिया है और उन्होंने भी इसके लिए प्रधानमंत्री की जो प्रशंसा की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। रिस्पांस जो इस पूरी हेल्पलाइन नंबर पे आ रहा है ये बेहद अच्छा है, क्योंकि लगातार 24 घंटे जब इस हेल्पलाइन नंबर पर काम होता है तो उसमें 300 से 400 जो फोन कॉल्स प्रतिदिन आते हैं उस पर फीडबैक लिया जाता है और उसके आधार पर सरकार अपने स्तर से लोगों की मदद भी करती है। चूंकि बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को मदद मुहैया कराना और उसमें खास तौर पर जो रिस्पांस टाइम है ये बहुत आवश्यक है। लिहाजा सरकार ने इसके लिए एक रिस्पांस टाइम भी तय किया हुआ है कि जल्द से जल्द उन बुजुर्गों को मदद मिले, क्योंकि इसमें बहुत से देश पहला राज्य बना है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ भी करी है और सीएम योगी ने उसको धन्यवाद दिया है। जी रजत, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं श्रीनगर के सौरा में रविवार देर रात एक आतंकी का शव मिला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आतंकी समूहों की झड़प के दौरान हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक रहस्यमयी ढंग से मिलने वाला शव सक्रिय आतंकी आमिर अहमद का है और मामले की जांच में आगे पुलिस जो है वो जुट चुकी है, प्रशासन लग चुकी है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के सोपोर में शनिवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार बता दें कि साथ में एक आम नागरिक की भी यहां मौत हो गई थी। आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को निशाना बनाया था। वहीं हाल ही में जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए राकेश पंडिता नाम के काउंसलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक काउंसलर को 2 पीएसओ की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन वे त्राल अपनी सुरक्षा के बिना गए और उनके साथ ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ये घटना 2 जून
बुधवार रात की है, जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में बीजेपी नेता को आतंकियों ने गोली मार दी। हादसे के तुरंत बाद राकेश को पास के एक निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही पुलिस एक्शन में आ गई है और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। तो वहीं कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन से सोमवार को और भी अधिक छूट दे दी गई है। पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले किए गए अनलॉक 1 में फैक्ट्री और निर्माण कार्य को अनुमति दी गई थी। अनलॉक 2 में मेट्रो चलाने की अनुमति दी गई थी और आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक 3 में कई तरह की छूट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है। अब हमें 2 चीजों की चिंता है। पहली तो ये है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए और दूसरी ये है कि संभावित तीसरी लहर के लिए क्या क्या तैयारियां की जाए। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए कमाने के साधनों पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब लोगों की सुविधा के लिए धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है। तो वहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया है। रामविलास पासवान की एलजेपी में फूट पड़ गई है। 5 सांसद चिराग पासवान से नाराज है और उनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। मांग की गई है कि अब उन्हें अलग से मान्यता दी जाए। वे 5 सांसद जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। जिन 5 सांसदों ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के खिलाफ उसके चाचा पशुपति पासवान, चचेरे भाई प्रिंस राज, चंदन सिंह, वीना देवी और महबूब अली केशर ने यह बगावत की है। बताया गया है कि ये सभी सांसद बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही चिराग पासवान से नाराज चल रहे थे और ऐसे में एलजेपी में इस फूट की अटकलें जो थी वो पहले से ही लगाई जा रही थी। इंतजार तो बस उस वक्त का था जब ये सांसद ये बड़ा कदम उठाते और चिराग पासवान को फिर बीच राजनीतिक मझधार में यूं छोड़ जाते। अब वो कदम उठा लिया गया है और एलजेपी के सामने एक बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जब बीजेपी और जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ने का ये फैसला किया था, तभी से सीएम नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोग चिराग से नाराज चल रहे थे। चुनाव के नतीजों ने भी ये साफ कर दिया था कि चिराग की पार्टी की वजह से ही कई जगहों पर जेडीयू की सीटें कम पड़ गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर एलजेपी के 5 सांसदों ने जेडीयू ज्वाइन कर ली तो ये चिराग के लिए एक बड़ी किरकिरी साबित हो सकती है। तो वहीं देश भर में सरकार वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने में जुटी है। जेल में बंद कैदियों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन भोपाल जेल प्रशासन के सामने इन दिनों वैक्सीनेशन को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। भोपाल जेल में बंद 23 सिमी कैदियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया है, जिसमें सीरियल बम ब्लास्ट भी शामिल है। राज्य सरकार ने सभी जेलों में बंद कैदियों के वैक्सीनेशन का आदेश दिया है। सरकारी आदेश के बाद भोपाल जेल में बंद करीब 3200 कैदियों में से करीब 98% कैदियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन इनमें से 28 सिमी कैदी भी हैं। इनमें से ये सफदर नागौरी समेत कुल 5 सेमी कैदियों ने तो वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन 23 सिमी कैदियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया है। भोपाल जेल में कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा अभी भी बना हुआ है। वैक्सीन लगवाने को यहाँ पे सिमी कैदी जो हैं वो अभी भी तैयार नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने भी अब इशारों में ये कह दिया है कि सचिन पायलट के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व सचिन को मनाने में लगा है, तो बीजेपी उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस की कलह का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने सचिन पायलट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बीजेपी ने इशारों में पायलट को ऑफर देते हुए कहा है कि पार्टी का दरवाजा उन सभी लोगों के लिए खुला हुआ है जो देश को पहली प्राथमिकता देते हैं। राजस्थान से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है
कि कांग्रेस पार्टी में कोई विजन नहीं बचा और इसीलिए नेताओं है जो भारत को सबसे पहले रखता है। इंडिया फर्स्ट ये होना जरूरी है। जो भी अपना और पहले जो भी उनके सिद्धांत रहे हो, अगर उसको बदल के अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र, अपना व्यवहार बदल के भारत को पहले रखते हैं तो वो उनका सबका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में फूट के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार बताते हुए राठौर ने कहा कि जब केंद्र में आपका नेतृत्व कमजोर होता है तो क्षेत्रीय नेता अपनी मनमर्जी करते हैं। राजस्थान में पायलट गुट के विधायक का फोन टैप किए जाने पर राठौर ने कहा कि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और अब सरकार का हर तंत्र को इस्तेमाल करके आपस में बस यही लड़ाई है कि किस तरह से ज्यादा पावर, पद, पैसा इनको मिले। बड़े अफसोस की बात है, कभी होटलों में कई महीनों तक रहते हैं, कभी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल फोन टैपिंग के लिए करते हैं। एक ही मैनेजमेंट है और ये राजस्थान के लिए अफसोस की बात है। एक ही जो इनका मैनेजमेंट है वो कि सत्ता में कैसे बने रहें। सचिन पायलट को मनाने के लिए दिल्ली में प्रियंका गांधी भी कोशिश कर रही हैं। सचिन की नाराजगी को 11 महीने हो चुके हैं और अशोक गहलोत से उनकी दूरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन की मंजूरी दे दी है। खुद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की। प्रकाश जावड़ेकर ने ये घोषणा करते हुए कहा कि इससे रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा में सुधार लाने में मदद मिलेगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्पेक्ट्रम से रेलवे को ऐसा क्या मिल जाएगा कि यात्रियों की सुरक्षा में सुधार होगा। आइए रेलवे के इस फैसले को बारीकी से और आसान भाषा में समझते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे को 700 मेगा